प्रिय मित्रों, नमस्कार। मेरा नमस्कार स्वीकार करें और मुझे प्रोत्साहित करें। मैं रताश गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ ज़ूलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, और वर्तमान में सेवानिवृत्त कार्य में उन लोगों के बारे में कविता की रचनाएं करता हूं जिन्होंने भारत के संग्राम में उस मुश्किल समय में अपने अदम्य साहस से योगदान दिया, फांसी पर चढ़ गए, और उनके बारे में आज तक हमें कहीं भी कोई वृत्तांत नहीं मिलता। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं अपने सेवानिवृत्त कार्य में ये काम कर पाऊँ, और इसी में मैंने काम किया है। पहला एपिसोड आपने सुन लिया है। मैं कविता पाठ में शहीद भाई बाल मुकंद के बारे में आपको 20 पद सुनाए, उसी को क्रमशः को दोबारा आगे रखते हुए अब मैं 21वें पद पर आता हूँ और देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। संग साथ मिला बंग बंधु, संग साथ मिला बंग बंधु वीर अवध बिहारी का, संग साथ मिला बंग बंधु वीर अवध बिहारी का, दोनों का देता साहित्य सर्जन वितरण, यह काम बहुत भारी था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम जो बात कर रहे हैं वो भाई बाल मुकंद के बारे में कर रहे हैं। भाई बाल मुकंद पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन अपने दिल्ली में आ गए और दिल्ली में मास्टर अमीचंद के शागिर्द बन गए। पर्चे बांटने की इनकी ड्यूटी लगाई गई और पर्चे बांटने में इन्होंने अपना एक और दोस्त बनाया और उस दोस्त का नाम था अवध बिहारी। उसी के बारे में यह पद है, दोबारा पढ़ देता हूँ। संग साथ मिला बंग बंधु वीर अवध बिहारी का, दोनों का देता साहित्य सर्जन वितरण, साहित्य सर्जन एवं वितरण, यह काम बहुत भारी था। पर्चे छपे, छोटी छोटी पुस्तकें छपी, पर्चे छपे, छोटी छोटी पुस्तकें छपी, हजारों की संख्या में पर्चे घर घर पहुँचे, हजारों की संख्या में पर्चे घर घर पहुँचे। लाहौर क्या, फिरोजपुर क्या, अम्बाला क्या, इनकलाबी पुस्तकें कसौली पहुँची, देहरादून पहुँची। अब तो जनता जनार्दन ने देखा पड़ा, अब तो जनता जनार्दन ने देखा पड़ा, जाना क्यों शाप था अंग्रेजी राज। अब तो जनता जनार्दन ने देखा पड़ा, जाना क्यों और कैसा शाप था अंग्रेजी राज, और यह भी जाना माना क्यों कर जरूरी था क्रांतिकारी बनना। सशस्त्र बारूद का संचय सृजन कर भंडारण करना, अंग्रेजों से लड़ना। जनता तक ही पहुंच गई ये बात। आगे समस्त देशवासियों से सबने आग्रह अनुरोध किया। किसने ये हम जो बात कर रहे हैं आज की डेट में, अपने जो कविता पाठ का जो हमारा विषय है वो शहीद भाई बाल मुकंद। तो समस्त देशवासियों से सभी ने किया, अनुरोध किया, निष्क्रिय रहना सोए रहना संकोच करना। क्या कहा, अनुरोध किया, निष्क्रिय रहना सोए रहना संकोच करना, विदेशी राज का बोझ ढोना भारत के लिए ठीक नहीं। निष्क्रिय रहना सोए रहना संकोच करना, विदेशी राज का बोझ ढोना भारत के लिए ठीक नहीं। न्याय संगत नहीं चुप रहना, न्याय संगत नहीं चुप रहना। अनुरोध हुआ उन नौजवानों से, इन्होंने और किससे अनुरोध किया, नौजवानों से अनुरोध किया, नौजवानों से जो विदेशी राज्य की लानत से अनभिज्ञ थे, अनजान थे, सुख सुविधाओं में डूबे थे, जिम्मेवारी विसारे थे। भाई बाल मुकंद व अवध बिहारी, भाई बाल मुकंद व अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद की घनी समझदारी, निश्चय किया साहित्य वितरण में जब सेना की बारी। अब सेना की बारी थी। सारे समाज में तो बांट दिए, नौजवानों में बांट दिए। अब इन्होंने तीनों ने मिलकर किसने, अवध बिहारी, बाल मुकंद और मास्टर अमीचंद ने दिल्ली में और आसपास जो कैंट थे, जैसे मेरठ कैंट बहुत बड़ा था, अम्बाला कैंट था, दिल्ली कैंट था, जालंधर कैंट था, इन कैंटों में फिरोजपुर कैंट था, अम्बाला कैंट था, लाहौर कैंट था, वहाँ इन्होंने पर्चे बांटे। तो भाई बाल मुकंद व अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद की घनी जिम्मेदार समझदारी, निश्चय किया साहित्य वितरण में अब सेना की बारी थी। चरम सीमा पर पहुंच गया, आया आंदोलन में जबरदस्त कुमार, चरम सीमा पर पहुंच गया, अब आया आंदोलन में जबरदस्त कुमार। भाई बाल मुकंद व अवध बिहारी, भाई बाल मुकंद व अवध बिहारी, दोनों ने परखा तोला, बम्ब बनाना बम्ब फोड़ना, कितना सार्थक था वो विस्फोटक हथियार, कितना सार्थक था वो विस्फोटक हथियार। अंग्रेजों ने कलकत्ता छोड़ दिल्ली को राजधानी बनाने की ठानी, अंग्रेजों ने कलकत्ता छोड़ दिल्ली को राजधानी बनाने की ठानी। अचेत अहंकारी राजा महाराजाओं की भीड़ लगी, नई राजधानी प्रारंभ महोत्सव आयोजन की ठानी। चांदनी चौक में जनता की भीड़ लगी थी ज्यादा भारी,
चांदनी चौक में जनता की भीड़ लगी थी ज़्यादा भारी। मानो मानो दिल्ली समेत समस्त भारत उमड़ पड़ा, अंग्रेजों की गुलामी थी, मानो भारत हो बलिहारी, मानो भारत हो बलिहारी। ये कह रहा है, समझने वाली बात है कि जब अंग्रेज जब शुरू में आए तो कलकत्ते आए, कलकत्ते में व्यापारी थे, वहीं उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली और धीरे धीरे करके वो यहाँ के राज्य पर काबिज हो गए। फिर कलकत्ता से उन्होंने राजधानी दिल्ली, जब दिल्ली में आई ना राजधानी, तो आपको हैरानी होगी कि ये कहने वाली बात है, छुपाने की नहीं है, कि सारा जनमानस, सारे राजे महाराजे, सारे दिल्ली की जनता, और चांदनी चौक उन दिनों में ऐसे हुआ करता जैसे कनॉट पैलेस हो, दुनिया का, जैसे अमेरिका में और वर्ल्ड का जो है टाइम स्क्वायर सबसे बड़ी चीज़ है, तो वो टाइम स्क्वायर की तरह उन दिनों में भारतवर्ष में चांदनी चौक था। तो चांदनी चौक में एक महान उत्सव की चल रहा था, महान उत्सव की तैयारी थी, सारे लोग नए नए कपड़े पहन के आए हुए थे और अंग्रेजी सरकार का उनके समर्थन के नारे लगा रहे थे। राजे भी थे, महाराजा भी थे, प्रजा भी थी, और चांदनी चौक ऐसे सजा हुआ था जैसे दुल्हन। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बेचारे बम फोड़ने की बात कर रहे थे। उत्सव था राज अभिषेक का, उत्सव था चांदनी चौक में, जब अंग्रेज वहां से आए यहाँ तो उनका अभिषेक होना था। तो उत्सव था राज अभिषेक का भारत में, पर राजा था विदेशी वंशज, नाम था लॉर्ड हार्डिंग महोदय महामना, नाम था लॉर्ड हार्डिंग महोदय महामना। बाजे बजे हाथी सजे, ओए होए ओए, बाजे बजे हाथी सजे, सलामी में झुकी सेना सारी थी उनके। देखिए, एक तरफ तो हाथी सजा रखे हैं, बाजे बजा रहे हैं, और सेना, प्रजा और राजे महाराजे उनके चरणों में झुके हुए हैं। चांदनी चौक सज धज तैयार थी, चांदनी चौक सज धज तैयार थी, जैसे दुल्हन हो न्यारी प्यारी। चांदनी चौक सज धज तैयार थी, जैसे दुल्हन हो न्यारी प्यारी। छत्र तले सेवादारों रक्षकों के घेरे में, छत्र तले उनके ऊपर छत्र लगा रखा था महाराजा को, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। छत्र तले सेवादारों रक्षकों के घेरे में आ पहुंची लॉर्ड हार्डिंग की शाही सवारी। खूब डटे थे, संपूर्ण छिपे थे, चांदनी चौक स्थित फव्वारे समीप छत पर तीनों क्रांतिकारी। दूसरे लोग तो राजा महाराजा, प्रजा और सैनिक, तो लॉर्ड हार्डिंग के चरणों में झुके हुए थे। और ये तीनों क्रांतिकारी, अगर आप कभी चांदनी चौक गए हो तो अभी भी टाउन हॉल है, उस टाउन हॉल में छिपे हुए थे वार करने के लिए। तो उसके बारे में क्या कह रहा है कि तीनों क्रांतिकारी में खुदीराम बोस और मास्टर अमीरचंद और जो आज का पार्ट है भाई बाल मुकुंद, तो खूब डटे थे, संपूर्ण छिपे थे, चांदनी चौक स्थित फव्वारे समीप छत पर तीनों क्रांतिकारी। हौसले बुलंद थे, इनके हौसले बुलंद थे, इरादे पक्के थे, शरीर छिपाता काले बुरके में, बुरका पहन रखा था काला, शरीर छिपाता काले बुरके में, हाथ सजे थे बम विशेष निशाने पर था, जोखिम था बहुत भारी। हाथ में बम सजा रखे थे, ये नहीं कि उन्होंने हाथों में कोई वरमाला डाल रखी हो, या उन्होंने बम सजाए थे, और जोखिम बहुत भारी था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना था। हाथ उठे बम हवा में उठे, हाथ उठे बम हवा में उठे, पूर्ण वेग दिशा संकेत सहित। देखो कवि ने क्या कहा, हाथ उठे बम हवा में उड़े, पूर्ण वेग दिशा संकेत सहित, जा भेदा हाथी जिस पर हार्डिंग की थी सवारी, टुकड़े हुए अंगरक्षक के पर बच निकली जुल्मी अंग्रेज शासक हार्डिंग की सवारी। दुख की बात है, हार्डिंग बच गया और बाकी सबके चिथड़े हो गए। इतना जबरदस्त निशाने से बम फेंका इन तीनों ने। बाल मुकुंद व अवध बिहारी, वीर बसंत विश्वास, तीनों क्रांतिकारी। ध्यान से सुनना, बाल मुकुंद व अवध बिहारी, वीर बसंत विश्वास, तीनों क्रांतिकारी, आपकी कुर्बानी पर समस्त भारत आज भी बलिहारी है। तीनों छुप गए बीच भीड़ में, तीनों छुप गए बम बजाने के बाद बीच भीड़ में, बढ़ती अत्याधिक होशियारी थी। तो बम भी फेंक दिया और फिर भीड़ में छुप गए तीनों, क्योंकि बहुत ट्रेन थे। बम निशाने पर फूटता कैसे, अब बात बता रहा कवि, क्योंकि कवि ने पढ़ा है, पढ़ के फिर बताया ये। बम निशाने पर फूटता कैसे, नारियों के बीच जब छिपे थे तीनों वीर बलदानी। बम निशाने पर फूटता कैसे, नारियों के बीच जब छिपे थे तीनों वीर बलदानी। आकस्मिक एक माता का हाथ उठा, विघ्न पड़ा,
आकस्मिक एक माथा का हाथ उठा, विघ्न पड़ा, निशाना चूका, लॉर्ड हार्डिंग बच गया। ये निर्दयता बहुत भाग्यशाली, ये निर्दयता बहुत भाग्यशाली। ये कह रहा है कि जब उन्होंने बम फेंका पूरी वेग से और निशाना भी मारा, लेकिन वहाँ छिपे हुए थे बुर्का पहन के औरतों में कि जिससे किसी को पता ना लगे, और एक माँ ने अपना हाथ वैसे ही उठा लिया, घूंघट पर अपना संभाल रही होगी, उसको जैसे हाथ उठाया तो उनका बम वहाँ निशाने से थोड़ा चूक गया और लॉर्ड हार्डिंग बच गया। कोताहुल मचा भारी, कोताहुल मचा भारी, दहल गई दिल्ली सारी। देखो कभी क्या कह रहा है, कोताहुल मचा भारी, दहल गई दिल्ली सारी, अंग्रेजियत की थूथू हुई, अंग्रेजियत की थूथू हुई, आभास हुआ दम नहीं अंग्रेजी सरकार है, आभास हुआ दम नहीं अंग्रेजी सरकार है, निरी खोखली थोती सारी। इन्होंने जो ये कहने का मतलब देखो, एक हम पर क्या आज़ादी को ऐसे नहीं मिल गई, आज़ादी के बहुत चेहरे थे। एक आज़ादी का चेहरा था कि जैसे कि उन दिनों में जो भी राजनीतिज्ञ थे वो अपना प्रयास कर रहे थे, जो भी उनकी सोच थी उस समय। दूसरे जन समूह भी कभी कभी उनके साथ लग जाता था। यहाँ तो जन समूह उनके साथ था नहीं, यहाँ तो जन समूह जो ये जिस दिन दिल्ली बमबार्ड केस हुआ लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, उस दिन तो वो वहाँ नए नए कपड़े पहन के आए हुए थे और ऐसा था जैसे कोई त्यौहार मना रहे हों। तो एक तो सामूहिक तो यहाँ कुछ था नहीं, तो दूसरा था राजनीतिज्ञ तत्कालीन, वो भी वहाँ नहीं थे। और तीसरा मैं आपको बताऊं कि भारत के इतिहास में अगर आज़ादी मिली, कारण बहुत सारे थे, उसके पिलर बहुत सारे थे, स्तंभ बहुत सारे थे, बहुत सारे सहारे थे, पर उनमें से जो एकमात्र बहुत प्रभावशील जो सहारा था वो इन महान क्रांतिकारियों की अदम्य साहस था, जिससे कि बम से, तलवार से और बंदूक से अपनी बात कहते थे और तभी आज़ादी मिली। यह साहसी प्रकरण घटित हुआ था, दिवस था 23 दिसंबर 1912 में। यह साहसी प्रकरण घटित हुआ दिल्ली बम कांड, यह दिल्ली बम कांड साहसी प्रकरण घटित हुआ था, दिवस था 23 दिसंबर 1912 में। सरकारी छानबीन विफल हुई बहुत समय तक, सरकारी छानबीन विफल हुई बहुत समय तक, गिरफ्तारी हो सकी वर्ष 2 के अंतराल के बाद ही। 2 साल तक सरकार ढूंढती मिले ही नहीं। भेष बदला, कार्यशैली बदली, तीनों ने भेष बदला, कार्यशैली बदली, बदल दिया निवास व शहर, बदल दिया निवास स्थान व शहर, बदल दिया निवास स्थान व मुकाम व शहर, दिल्ली पुलिस से परे, जोधपुर में सार्थक सुरक्षित बदलाव में रहने लगे, दिल्ली से परे परे जोधपुर चले गए। और इनमें से भाई बाल मुकुंद तो वहाँ के राजघराने के बच्चों को वो पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था भाई बाल मुकुंद। भाई बाल मुकुंद ने सोचा कभी न कभी तो, भाई बाल मुकुंद ने सोचा कभी न कभी तो शाही निमंत्रण पर हार्डिंग जोधपुर आएगा। अरे अभी भी निशाना लगा रहा था वो। कौन? भाई बाल मुकुंद। भाई बाल मुकुंद ने सोचा कभी न कभी तो शाही निमंत्रण पर हार्डिंग जोधपुर आएगा, शाही दरबार में नज़दीकियाँ होंगी संभव, यूँ फिर निशाने पर लॉर्ड हार्डिंग फिर मेरे निशाने पर आएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, अब मैं ये 40 पद तक मैं पढ़ चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 56 है। तो अब मैं यहाँ दूसरे एपिसोड को यहीं विराम दे रहा हूँ और तुरंत तीसरे एपिसोड पर आता हूँ भाई बाल मुकुंद के बारे में। आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं दूसरे एपिसोड को यहाँ विराम दूँ। धन्यवाद।